माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी के को एग्जामिनेशन पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग आ रहे हैं स्टेरिलाइजेशन। पैथोलॉजी सेकंड करके भी आता है और माइक्रोबायोलॉजी पेपर करके भी आता है। उसमें आपको यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टेरिलाइजेशन। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट मिलते हैं, जैसे पास्चुराइजेशन, टिंडलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक। ये सारी बातें हम लोग इसमें आपको डील कर देते हैं कि किस में क्या क्या अंतर है, पास्चुराइजेशन क्या है, टिंडलाइजेशन क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या है और एंटीसेप्टिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइज का मतलब क्या होता है? फ्री फॉर्म ऑफ पैथोजेन, फ्री फॉर्म ऑफ एनी एजेंट, है ना। तो यानी कोई भी ऐसा एजेंट जो उस किसी भी आर्टिकल से जब हटा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइज बोलते हैं। यानी डिफिनेशन क्या लिखना है आपको? सबसे पहले लिखेंगे स्टेरिलाइज का डिफिनेशन लिखेंगे कि द फ्री फॉर्म या रिमूवल, फ्री फॉर्म और रिमूवल ऑफ एजेंट, है ना, रिमूवल ऑफ एजेंट फ्रॉम एनी आर्टिकल, आर्टिकल चाहे जो हो सकता है, नोन एज स्टेरिलाइज, उसको क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइज बोलते हैं, स्टेरिलाइज। एंड द प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ एजेंट नोन एज स्टेरिलाइजेशन। यह दोनों बात अब लिखना है आपको। पहले क्या लिखना होगा कि किसी भी आर्टिकल से एजेंट के रिमूव करने को स्टेरिलाइज बोलते हैं और जिस प्रोसेस से उसको रिमूव करते हैं उसको हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। पहली बात समझ आपको आ गया होगा इस चीज़ को। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं ये आपको लिखना पड़ता है। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मेथड, तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि आप जानते हो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, जैसे ग्लास, रबर, स्टील, फिर उसका क्लॉथ, रूम, ओटी रूम, चाहे हर तरह के आर्टिकल होते हैं ना। तो अलग अलग तरह के आर्टिकल्स, अलग अलग तरह के मेथड। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं? मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। आप इसको लिखेंगे इसमें। तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में आप लिखिएगा, फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे और उसके बाद में उसको डिस्क्राइब कर देना है। पहले ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा। पहले लिखेंगे 3 मेथड होता है। पहला है फिजिकल मेथड, फिजिकल, दूसरा है आपको केमिकल मेथड, केमिकल मेथड, और तीसरा है गैसियस मेथड, गैसियस मेथड। 3 मेथड आप लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? फिजिकल मेथड में आपको फिर नीचे में आप बता देना है आपको। फिजिकल मेथड भी 3 तरह से होते हैं। कौन कौन सा है? पहला है हीट प्रोसेस, हीटिंग, दूसरा है रेडिएशन, रेडिएशन, और तीसरा है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। इस तरह से आप इसको बता देना है कि फिजिकल मेथड में 3 मेथड होते हैं। तो पहला आप आते हैं हम लोग हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड में भी 2 तरह के आपको हीट होते हैं। एक होता है ड्राई हीट होता है और एक मॉइस्ट हीट होता है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। तो अब इस तरह से क्या है ना कि आप चार्ट बना देंगे और ड्राई हीट में भी आप 2 गो लिखेंगे। एक लिखिएगा आप उसमें ओवन मेथड, ओवन, और दूसरा लिखेंगे आप इसमें फ्लेम मेथड, फ्लेम। और ये जो मॉइस्ट हीट में 2 मेथड बनाएंगे। एक बनाएंगे क्या इसमें? पहले बनाएंगे इसमें बिलो 100 डिग्री, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक है एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें 2 गो होता है। एक होता है बॉयलिंग हो जाएगा, बॉयलिंग, और एक हो जाएगा स्टीम। तो इस तरह से आपको क्या है ना कि चार्ट बना दीजिएगा, फ्लो चार्ट बना दीजिएगा
तो आपको क्या हो जाएगा, आप उसके बाद 1 बाय 1 करके जिक्र करना है। सबसे पहले आप लिखिए कौन सा मेथड, ओवन मेथड, है ना। आप बनाते भी जाएंगे, आप उसको लिखते भी जाएंगे। तो पहले हीटिंग मेथड को पहले डील कीजिएगा। हीटिंग मेथड में आपको बता दिए कि 2 तरह के हीट हो गए, एक होता है आपको ड्राई हीट, एक होता है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में 2 तरह के बताए थे, एक बताए थे ओवन मेथड, एक बताए थे फ्लेम मेथड। तो पहला लिखिए ओवन मेथड। तो हीट में पहला क्या है, ओवन मेथड। ओवन में क्या होता है ना, ओवन में कि उसमें क्या करते हैं कि ड्राई एंड हॉट एयर को किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सपोज करते हैं पैथोजन को रिमूव करने के लिए। तो ओवन में क्या लिखेंगे कि ड्राई एंड हॉट एयर एक्सपोज्ड ऑन ऑब्जेक्ट देन रिमूवल ऑफ एजेंट नोन एज ओवन मेथड स्टेरिलाइजेशन। अब इसमें क्या लिखेगा, इतना लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो इसका यूज करते हैं ओनली स्टील वेयर और लेबोरेटरी का टेस्ट ट्यूब, स्टील वेयर, टेस्ट ट्यूब, ग्लास वेयर, वो 3 चीज़ को हम लोग यूज करते हैं। हम लोग स्टील वेयर, ग्लास वेयर, टेस्ट ट्यूब, ये हम लोग करते हैं इसमें लोग। अब इसमें आता है डीमेरिट्स। इसका डीमेरिट क्या है, इसका डीमेरिट यह है कि आपका जो इसमें क्या बोलते हैं, जो जल्दी हीट तो हो जाता है लेकिन जल्दी कूलिंग नहीं होता है। यहाँ पे लिखे हैं क्या, यहाँ पे कि हीटिंग प्रोसेस आफ्टर कूलिंग प्रोसेस आर डिमिनिश्ड, यानी हीट के बाद जो कूलिंग प्रोसेस होता है वो घट जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि आपका सही नहीं होता है। और दूसरी बात इसमें कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओवन मेथड। दूसरा होता है फ्लेम मेथड। ओवन का होता है फ्लेम में क्या होता है ना, हम लोग यूज करते हैं स्पिरिट लैंप के द्वारा। हम लोग क्या करते हैं ना, उसके फ्लेम पे हम स्टेलाइज करते हैं। क्या लिखेंगे उसके बारे में कि द रिमूवल ऑफ एजेंट बाय ड्राई फ्लेम मेथड, यानी ड्राई हीट फ्लेम मेथड बोल सकते हो, ऑन स्पिरिट लैंप, रिमूवल ऑफ एजेंट बाय ड्राई हीट फ्लेम मेथड है ना, एंड यूज ऑफ स्पिरिट लैंप के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं, पैथोजन को रिमूव करते हैं। अब आते हैं हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो इसका यूज करते हैं स्टील वेयर के लिए, या फिर नीडल है, फोर्सेप है, ब्लेड है, या जहाँ कल्चर करते हैं ना वहाँ के एरिया को स्टेलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यूज देख लिए। अब आता है डिमेरिट क्या है फ्लेम मेथड में कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो होगा ना, उसका एज जो होता है ना वो आपको ख़राब हो जाते हैं और वह डिसकलर हो जाते हैं। जो शार्प एज उसका जो शार्पनेस डिसअपेयर हो जाते हैं। और दूसरा क्या होगा उसका डिमेरिट्स कि वह आपको डिसकलर्ड हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपको फ्लेम मेथड। चलिए अब हम लोग ड्राई वाला मेथड में, जो ड्राई मेथड समझ में आ गया हमको। अब आते हम लोग मॉइस्ट मेथड। तो मॉइस्ट हीट मतलब में क्या होता है ना कि मॉइस्ट हीट यानी वेट हीट को क्या करते हैं ना, एक्सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, है ना। तो इसमें आपका क्या है, मॉइस्ट हीट में पहला है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन, यानी जब किसी भी मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट से जब पैथोजन को रिमूव करते हैं, कितना डिग्री पे, 100 डिग्री से लो में, यानी 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम किसी मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट को हीट करते हैं पैथोजन को रिमूव करने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। यानी क्या होता है ये, देखिए इसमें डिफिनीशन क्या लिखिएगा कि मिल्क कंटेन सम पैथोजन,
मिल्क कंटेन सम पैथोजन, और यह पैथोजन को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो मिल्क कंटेन सम पैथोजन, आगे लिखेंगे कि द डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट at 65 to 72 डिग्री सेंटीग्रेड इन मूविंग स्टेट है ना, नोन एज पास्चुराइजेशन, यानी कि मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट से 65 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर मूविंग स्टेट में जब गर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्चुराइजेशन। और इसका बेनिफिट क्या होता है, नीचे लिखिएगा बेनिफिट यह होता है कि सबसे पहला बेनिफिट कि मिल्क के जितने पैथोजन हैं वह मर जाते हैं। पहला लिखा बेनिफिट में किल ऑफ पैथोजन। नंबर 2 है डीनेचर ऑफ हार्मफुल केमिकल, जो मिल्क में जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वह वहाँ पर डीनेचर्ड हो जाते हैं। और थर्ड में क्या होता है, जो मिल्क के जो आपको कंपोनेंट होते हैं वह प्रिजर्व रह जाता है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब क्या होता है ना, प्रिजर्व रह जाता है, यानी कि प्रिजर्व ऑफ मिल्क कंपोनेंट। तो पास्चुराइजेशन समझ में आपको आ गया होगा। पास्चुराइजेशन के बारे में कभी कोई शॉर्ट में देता भी क्वेश्चन है, आप उसको ढंग से आप लिख देंगे। अब ये तो हो गया पास्चुराइजेशन, ये हो गया 100 डिग्री से नीचे में। अब आता है हम लोग दूसरा जो होता है 100 या 100 डिग्री से एबव। दूसरा होता है 100 डिग्री से एबव टू 100 डिग्री। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉयलिंग और दूसरा है स्टीम है। अब पहले बॉयलिंग के बारे में बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट से एजेंट को हम लोग बॉयल करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके हम लोग उसके पैथोजन को रिमूव करते हैं। डिफिनेशन क्या होता है कि द रिमूवल ऑफ एजेंट फ्रॉम आर्टिकल्स है ना इन बॉइलिंग वाटर, यह हो गया आपका बॉइलिंग वाटर। अब लिखिए यूज क्या होता है, इसका यूज होता है स्टील वेयर का। जैसे आप जानते हो कि जहाँ पे ऑपरेशन होता है, जहाँ पे डेंटल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे कितने मरीज़ बहुत सारे होते हैं और जो आपका इंस्ट्रूमेंट का जो सेट होता है वो कम होता है। तो क्या करते हैं कि ऑपरेशन करके और स्टील वेयर को क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ से पैथोजन रिमूव हो जाते हैं। तो ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे जितना भी स्टील वेयर होता है, किडनी ट्रे होता है ना, वो सबको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बॉइलिंग वाटर में यूज़ करते हैं। और जिसके बाद हम लोग उसको फिर तुरंत हटा करके और दूसरे पेशेंट पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको बॉइलिंग वाटर, और इसमें हम लोग सिर्फ स्टील वेयर ही यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगला है आपको स्टीम को बोलते हैं हम लोग ऑटोक्लेव कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव क्या होता है ना कि यह एक बहुत इम्पोर्टेंट यह मेथड होता है जो हर हॉस्पिटल में, हर लेबोरेटरी में, बड़े बड़े लेबोरेटरी में ऑटोक्लेव के द्वारा स्टेरिलाइजेशन की जाती है। तो ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट के में हम लोग स्टीम पैदा करके, स्टीम डेवलप करके, और हम लोग क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट को अब वहाँ पर से इंस्ट्रूमेंट से अब जो एजेंट होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। इट इज़ ए बेस्ट मेथड इन मेडिकल फील्ड में सबसे अच्छा मेथड होता है। अतः इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें हम लोग स्टीम के द्वारा जो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब कि स्टीम पैदा करते हैं और उसके बाद उस स्टीम के द्वारा पैथोजन को रिमूव किया जाता है। जैसे इसके लिए क्या किया जाता है कि देखिए वो पॉट होता है ऐसा, जस्ट लाइक कुकर के जैसा होता है पॉट, नीचे में होता है स्टैंड यहाँ पे होता है, और इसी पॉट में क्या करते हैं कि वो ड्रम में, जो स्टील का बना हुआ ड्रम होता है, उसी ड्रम में क्या किया जाता है, उस ड्रम में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, रबर, क्लॉथ, कॉटन, जितने भी आपको होते हैं, प्लास्टिक, सारे इंस्ट्रूमेंट को इसी ड्रम में रख करके
और इसको ही क्या किया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। इसको बंद करने वाला यहाँ पे होता है और छोटे छोटे ऐसे पोर होते हैं ड्रम में, छोटे छोटे पोर होते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ स्टैंड के ऊपर में तो स्टैंड इतना तक पानी रख देते हैं और उसके बाद इसको जो होता है ना हम लोग ढक्कन से इसको कवर होता है, कवर से इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर आपका प्रेशर का यूनिट होता है, यहाँ पर एक सीटी का इंडिकेटर होता है, यहाँ पे आपका सेफ्टी वाल्व होता है। इस तरह से आपका जो है ना जस्ट ये ऑटोक्लेव होता है, ये याद रखिएगा। तो इस ऑटोक्लेव को कहते हैं कि कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट होता है ये। तो इसमें हम लोग इस ड्रम में हम लोग सारे ऑब्जेक्ट रखते हैं, प्लास्टिक, रबर, कॉटन, फिर उसके बाद सिरिंज, मीडिया, केमिकल्स, ड्रग्स, कुछ भी जो जिससे हमको स्टेरिलाइज करना हो सबको हम लोग एक ड्रम में अच्छे ढंग से रख करके और इस पॉट में अंदर डाल देते हैं। पॉट में स्टैंड होता है, नीचे में पानी होता है और इसके ऊपर से कवर कर देते हैं। और इसको हम लोग नीचे से, यहाँ पर नीचे से या तो हीटिंग पॉइंट देते हैं या साइड में आता है आपको इलेक्ट्रिक वाले हीटिंग पॉइंट होते हैं जिससे आप हीटिंग पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पानी यहाँ पे बॉयल होता है, अंदर में आपको गर्म होता है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते ही यहाँ अंदर का पूरा स्टीम इसके अंदर जाएगा, किसके अंदर, ड्रम के अंदर जाएगा। और यहाँ पर आपको जैसे 121 डिग्री होता है, अब 15 LBS प्रेशर जैसे ही अंदर में होगा, यहाँ पर सीटी आपका क्या होगा ना कि आवाज़ देगा। और उसके बाद इसका मतलब होता है अंदर में कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन हो चुके हैं। इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी हीटिंग पॉइंट को हटा देते हैं और इसको हम लोग आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोक्लेव बोलते हैं। तो ऑटोक्लेव का जितना प्रोसीजर बोले हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा, उसको हम लोग उसी ढंग से, क्योंकि इसमें प्रोसीजर आता भी इसको है। तो ऑटोक्लेव में क्या हुआ है कि यहाँ पर एक इट इज़ ए स्टीम प्रोसेस in which the steam develop in pot and the steam enter in the drum where the presence of articles and steam destroyed to pathogen or agent। और इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर अंदर में 15 प्रेशर होता है ना, उसके बाद इसको हम लोग सीटी देता है, उसका हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं। दिस प्रोसेस आर नोन एज ऑटोक्लेव। यूज समझ में आ गया आपको। इसका मेन यूज हुआ कि ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स स्टेरिलाइज बाय दिस मेथड। सारे सर्जिकल मेथड हम लोग इसी से करते हैं, जैसे ग्लव्स हुआ, मास्क हुआ, कॉटन है, स्टील वेयर है, बेड शीट है, रबर शीट हो या फिर मीडिया है, केमिकल है, ड्रग्स है, सबको इस ड्रम में रख करके हम लोग स्टेरिलाइज कर देते हैं। ये आपका बेस्ट मेथड होता है। तो ये आपका हो गया कौन सा, आप देख लिए इसमें स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया ऑटोक्लेव। अब चलिए क्वेश्चन आता है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन का मतलब होता क्या है कि जब स्पोर बियरिंग बैक्टीरिया को 10 मिनट, जब स्पोर बियरिंग बैक्टीरिया को जब मारने के लिए जब हम क्या करते हैं, जब ऑटोक्लेव करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टिंडलाइजेशन। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई टेटनस का पेशेंट हो, उसका ऑपरेशन किया गया हो, उसके इंस्ट्रूमेंट से हमको ये रिमूव करना हो पैथोजन को, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सारे ऑब्जेक्ट को ड्रम में रख देते हैं, ड्रम में फोल्ड करके रख देते हैं और उसको हम लोग ऑटोक्लेव कर देते हैं। इसको इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना है। फिर क्या करते हैं, 2 घंटे के बाद फिर वैसे ही ऑटोक्लेव करते हैं, या अगले दिन करना हमको है या फिर 2 घंटे के बाद करना है। यानी या तो एक ही दिन आप 2-2 घंटा के बाद कर सकते हो, और नहीं तो आप 3 दिन तक 3 कंजुगेटिव डे भी, जैसे आज ऑटोक्लेव कर दिया फिर कल कर लेते हैं, फिर परसों कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 दिन तक कंजुगेटिव डे जब ऑटोक्लेव करते हैं तो उसमें टेटनस का बैक्टीरिया आपको मर जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टिंडलाइजेशन। यानी द ऑटोक्लेव इन 3 सक्सेसिव डेज, ऑटोक्लेव इन 3 सक्सेसिव डेज कंजुगेटिव डेज नोन एज टिंडलाइजेशन। और इसमें क्या होता है कि टिंडलाइजेशन करने से आपको स्पोर बियरिंग बैक्टीरिया जो होता है इसमें आपका डेथ कर जाता है और मर जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, टिंडलाइजेशन। तो क्वेश्चन अगर आता है तो आप टिंडलाइजेशन भी आप जीत कर सकते हो कि ऑटोक्लेव को 3 दिन तक करते हैं, उसको लोग बोलते हैं टिंडलाइजेशन। अब तो यहाँ पर आपका हीटिंग मेथड हो गया ख़त्म। हीटिंग मेथड में हम लोग पास्चुराइजेशन को भी थोड़ा बता दिए आपको हम, और टिंडलाइजेशन को भी बता दिया आपको हम। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए भी याद रखिएगा। तो अब आपको फिजिकल प्रोसेस तो समाप्त हो गया।
अब हाँ फिजिकल प्रेशर में सॉरी अभी वो हीटिंग प्रेशर खत्म है ना, फिजिकल में आपका अभी 2 बच गया अभी, और एक बच गया आपका रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है, वहाँ लिखेंगे कि द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एक्सपोज्ड ऑन आर्टिकल देन रिमूवल ऑफ या डिस्ट्रॉय ऑफ पैथोजन। अब इसमें क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं क्या, सबसे पहले यूज करते हैं सन रे। सन रे में क्या होता है आपको, यह नेचुरल रेडिएशन होता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट होता है, और अल्ट्रा वायलेट जो होता है जब भी किसी एजेंट पर एक्सपोज करता है तो वह पैथोजन मर जाता है। तो इसकी वजह से क्या क्या स्टेलाइज हो सकता है, तो इसकी वजह से आपका जितने भी सीवेज होते हैं, नाले के पानी और होते हैं, या स्टील वाटर जहाँ पे होता है ना, वह सब स्टेलाइज होता है। या कुछ क्लॉथ को भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप धूप में रख करके स्टेलाइज कर सकते हो। तो सन रे से क्या क्या एक्सपोज होगा, क्लॉथ या फिर आपको ये स्टील वाटर या सीवेज वगैरह, ये सब क्या होता है ना स्टेलाइज हो जाते हैं। तो ये सन रे है, लेकिन वही है कि ओपन एयर में तो स्टेलाइज 100% नहीं ना हो सकता है। तो यह आपका डिमेरिट यह है कि 100% स्टेलाइजेशन ये नहीं कर पाता है। दूसरा रेडिएशन में आपको आता है, सेकेंड रेडिएशन में एक्सरे है या गामा रे है ना। इस रे का हम लोग क्या करते हैं, या तो आर्टिफिशियल रे होता है ना, इसको हम लोग डेवलप करके इसके हम लोग एजेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन होते हैं। एक्सरे और गामा रे से भी क्या होता है ना, आप किसी भी आर्टिकल से एजेंट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये कॉस्टली होता है, इसीलिए इसका जनरली यूज अधिकांशतः हम लोग नहीं करते हैं। कॉस्टली होने के कारण हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो यह हो गया आपको रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड भी आपका होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी आर्टिकल से हम लोग पैथोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो यही होता है कि थोड़ा रेडिएशन का ज़्यादा यूज करेंगे तो हमको साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए हम लोग के साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं ना रेडिएशन की वजह से। तो यह हो गया आपको दूसरा मेथड हो गया रेडिएशन मेथड। तीसरा मेथड होता है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। सबसे पहला कि इसमें हम लोग किसी केमिकल को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिल्टर करके हम लोग उससे स्टेलाइज कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या लिखेंगे कि द रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम आर्टिकल्स बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के द्वारा जब हम लोग उसको जब रिमूव करते हैं पैथोजन को, तो उसको क्या बोलते हैं, नोन एज फिल्ट्रेशन मेथड। इसमें हम लोग सीज फिल्टर होता है या मूज फिल्टर होता है, उस पेपर को हम लोग यूज करते हैं। तो अब मेरिट क्या है इसमें इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो यूज करते हैं एनी केमिकल्स को स्टेलाइज करने के लिए, मीडिया को स्टेलाइज करने के लिए, सिरप को स्टेलाइज करने के लिए, वाटर को स्टेलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी कि स्टेलाइज यूज इन सिरप, केमिकल, मीडिया, वाटर, फ्लूइड, है ना, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, या स्टेलाइजेशन या फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। लेकिन डिमेरिट क्या है, कुछ वायरस जो होता है ना इस फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो साइज होता है ना फिल्टर पेपर के पोर से भी छोटा होता है। तो ये आपका हो गया फिल्ट्रेशन मेथड। अब आते हैं हम लोग केमिकल मेथड। यहाँ तक तो समझ में आ गया, फिजिकल मेथड समाप्त हो गया। सेकेंड लिखिए केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि सम केमिकल एक्सपोज्ड ऑन आर्टिकल देन रिमूवल ऑफ पैथोजन नोन एज केमिकल स्टेरिलाइजेशन। ये आपको दो तरह के होते हैं, एक होता है डिसइंफेक्टेंट, एक होता है एंटीसेप्टिक। केमिकल मेथड में दो तरह के होते हैं, एक होता है डिसइंफेक्टेंट और दूसरा होता है एंटीसेप्टिक। दो तरह के होते हैं। तो पहला डिसइंफेक्टेंट किसको बोलते हैं, वैसा केमिकल जो नॉन लिविंग आर्टिकल से, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जब पैथोजन को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। क्या लिखेंगे, द रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम नॉन लिविंग आर्टिकल्स नोन एज डिसइंफेक्टेंट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे आप इसमें, नॉन लिविंग आर्टिकल से रिमूव करने को लोग डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। जैसे पहला आपको आता है फेनॉल है, फेनाइल है, फॉर्मेलिन है, ईथर, फॉर्मेलिन, ईथर। फिर उसका अगला हो जाएगा आपका H2SO4,
H2SO4, फिर उसका HNO3 नाइट्रिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये सब आपको आ जाते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, DDT, ब्लीचिंग पाउडर, लाइजोल, ठीक है ना। ये सब कौन सा स्टेलाइजेशन का होता है, केमिकल है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर हम लोग इसको एक्सपोज करके और वहाँ से पैथोजन को रिमूव करते हैं। फिनॉल यूज करते हैं, फिनाइल यूज करते हैं, फॉर्मलिन यूज करते हैं, ईथर यूज करते हैं, DDT, ब्लीचिंग पाउडर, ये या सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब आप बेसिन को साफ़ करने के लिए, बेसिन से स्टरलाइज करने के लिए, फर्श को स्टरलाइज करने के लिए, रूम को स्टरलाइज करने के लिए, OT रूम हुआ है स्टरलाइज करने के लिए, ICU रूम को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और दूसरा होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जब लिविंग बॉडी से जब पैथोजन को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। द डिफिनेशन क्या होता है कि द रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम लिविंग बॉडी नोन एज एंटीसेप्टिक। इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल होगा डिटॉल, दूसरा होगा सेवलॉन, तीसरा होगा आपको स्पिरिट, उसके बाद बीटाडीन, ये सब क्या हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक में क्या हो गया, आपको बीटाडीन हो गया, सेवलॉन हो गया, आपको स्पिरिट हो गया। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। तो केमिकल समाप्त हो गया। अब लास्ट में बच गया आपका गैसियस मेथड। गैसियस मेथड जो स्टेलाइजेशन होता है, गैसियस द गैस एक्सपोज्ड ऑन ऑब्जेक्ट देन रिमूवल एंड डिस्ट्रॉय ऑफ पैथोजन नोन एज गैसियस स्टेरिलाइजेशन। इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इथिलीन ऑक्साइड, इसमें इथिलीन ऑक्साइड में क्या करते हैं हम लोग, स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल आइटम जैसे सिरिंज है, इंट्राकैथ है, कैथेटर है, राइस ट्यूब है, ये सब को स्टेरिलाइज करते हैं हम लोग इथिलीन ऑक्साइड से। दूसरा होता है O3 ओजोन, ये इसके हम लोग क्या स्टेरिलाइज करते हैं, जो स्विमिंग पूल है, कुछ वाटर जिसमें हम लोग स्विमिंग करते हैं उसको हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। तो आप पूरा स्टेरिलाइजेशन का मेथड समझ में आपको आ गया। आपका जब क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। इसमें आपको कई पार्ट हो गया, इसमें स्टेरिलाइजेशन मिल गया, आपको पास्चुराइजेशन मिल गया, टेंडलाइजेशन मिल गया, डिसइंफेक्टेंट मिल गए और एंटीसेप्टिक मिल गया। सब के सब आपको लिख लेंगे। जहाँ तक आपको इसमें याद हो, ये बार बार इसको जो वीडियो को बैक कर करके आप उसको सुनिएगा, उसको लिखते जाइएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। यह लगभग यह हर एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।